हेलो दोस्तों, मैं सीमानी मुगु। वैसे तो मैं किस्से, कहानियाँ और उपन्यास लिखती हूँ। बस अपने इसी कलेक्शन से आप सभी के लिए अपना पहला उपन्यास देवदासी लेकर आई हूँ। आइए बढ़ते हैं देवदासी के अगले चैप्टर की तरफ। देवदासी चैप्टर 13। कार्तिकेय और लक्ष्मी कार्तिकेय का सबसे अच्छा दोस्त मूर्ति के घर पर पहुँचते हैं। वहाँ मूर्ति की अम्मा राधा उन लोगों का स्वागत करती है। मूर्ति की अम्मा राधा एक एनजीओ से भी जुड़ी है। अपने खाली वक्त में वो महिलाओं के लिए काम करती है। वो एनजीओ ही उन्होंने खास तौर पर छोड़ी हुई, बेसहारा, बलात्कार हुई, विधवा, दुखी महिलाओं के लिए खोला हुआ है। चलो बेटा कार्तिकेय, लक्ष्मी अंदर आ जाओ बच्चों। राधा अम्मा लक्ष्मी को उसके कंधों से पकड़कर उसे घर में लाती है। लक्ष्मी थोड़ी घबराई हुई होती है। लक्ष्मी, यहाँ नीचे मेरा कमरा है, बेटी तुम जाकर स्नान कर लो, और मैंने ऊपर साड़ी निकाल रखी है, वही पहन लेना, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है बेटी। लक्ष्मी बस अपनी गर्दन हिला देती है और उस कमरे में चली जाती है। वही कार्तिकेय ऊपर उसके कमरे में जाता है जहाँ वो हमेशा से रहा करता था। कार्तिकेय और लक्ष्मी दोनों ही तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आते हैं। राधा अम्मा कहती है, लक्ष्मी आओ बेटी, कुछ खा लो थोड़ा, और बाद में यदि तुम्हें आराम करना है तो मेरे कमरे में ही सो जाना। बहुत लंबा सफ़र तय करके आई हो ना तुम। लक्ष्मी सिर्फ गर्दन हिलाती है, कुछ भी नहीं बोलती। वो कुछ भी बोलने की परिस्थिति में ही नहीं थी। सभी चीज़ों का परीक्षण कर रही थी, निरीक्षण कर रही थी, लोगों का, लोगों के मन का। वो क्या बोल रहे हैं उसे विश्वास नहीं था, तो उसे वक्त तो लगना ही था इन सारी चीज़ों को स्वीकार करने में। डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म पोंगल और रसम की खुशबू आ रही थी। साथ में नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी भी बनाई हुई थी, और साथ में गर्मा गर्म रवा पायसा भी बनाया गया था। लक्ष्मी कुर्सी पर चुपचाप बैठी रहती है। हालांकि उसका पेट भरा होता है, पर फिर भी घर के बने खाने की खुशबू से उसका मन ललचा उठा। राधा अम्मा ने उसे थाली में सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी परोस दी। कार्तिकेय ने खुद ही अपनी थाली में सब कुछ ले लिया था। खाने की खुशबू से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वही मूर्ति भी तैयार होकर आ गया था। चलो अम्मा, जल्दी जल्दी नाश्ता लगाओ, मुझे देरी हो रही है। यदि इतनी ही जल्दी थी तो सुबह जल्दी उठ जाते। इतनी देर से क्यों उठे महाराजा आप? अम्मा बस भी करो, अब मेरी टांग खिंचाई और मेरी थाली ही परोस दो। और अपनी अम्मा के गाल को जाकर चूम लेता है प्यार से मस्करी में। इतना बड़ा हो गया है, वकील बन चुका है, फिर भी बच्चे जैसा ही रहा। अब तो जल्दी से जल्दी शादी करके एक अच्छी सी बहू लेकर आओ मेरे लिए तुम, तभी सुधरोगे। खट्टी मीठी नोकझोंक माँ बेटे के बीच चल रही थी। तभी मौके पर चौका मारने कार्तिकेय बीच में बोल पड़ा, हाँ मौसी, अब इसके हाथ पीले कर दो और इसके पैरों में भी बेड़ियां पहना दो, तभी ये जनाब अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाएंगे। भाई कार्तिकेय, तुम भी क्यों अम्मा की उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो? कहते हुए तीनों हंस पड़े। लक्ष्मी चुपचाप ये मंजर देख रही थी। हल्का सा मुस्कुरा दी उसने। गर्मा गर्म पोंगल और रसम की खुशबू से उसे अपनी अम्मा की याद आ गई। यादों के समंदर में गोते लगाते आंखों के कोर भीग चुके थे लक्ष्मी के। गला भराया था उसका। निवाला वहीं अटक गया। जैसे तैसे करके निवाला गले के नीचे से उतारा उसने। कार्तिकेय का ध्यान लक्ष्मी पर ही था। अपनी उन यादों को दिल के कोने में दफन कर उनसे बाहर निकली। चारों खाने की मेज पर नाश्ता करने लगे। तभी कार्तिकेय बोला, मौसी, रवा पायसा तो बहुत ही बढ़िया बना है, और पोंगल और रसम की तो बात ना पूछो। आपके हाथ में जादू है मौसी, सच में जादू है। मुझे पता था बेटा, तुम्हें पोंगल और रसम बहुत पसंद है, तभी तो आज नाश्ते में मैंने यही बनवाया। और रवा पायसा तो तुम्हारी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है ना, पेट भर के खा लो। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत लंबा होने वाला है, राधा अम्मा बोली। इतनी देर में मूर्ति नाश्ता करके उठ खड़ा हुआ। चलो अम्मा, हो गया मेरा, बस अब मैं निकल रहा हूँ। इतनी जल्दी हो गया तुम्हारा? अभी तो बैठे थे तुम। इस लड़के को शांति ही नहीं है जीवन में, बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उछलता ही रहता है। चलो कार्तिकेय, हॉल में आ जाओ जल्दी।
तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है केस के बारे में, मूर्ति बोला। वही कार्तिकेय भी हाथ धोकर उठ खड़ा होता है। दोनों हॉल में चले जाते हैं। वही लक्ष्मी राधे अम्मा से कहती हैं, मेरा खाना भी हो गया मौसी। ठीक है बेटा, अब तुम मेरे कमरे में जाकर आराम कर लो, लेट जाओ थोड़ा। लक्ष्मी बिना कुछ बोले उस कमरे में चली जाती है। यहाँ हॉल में बैठकर कार्तिकेय और मूर्ति केस के बारे में डिस्कस करने लग गए। देखो कार्तिकेय, तुमने मुझे इस देवदासी की प्रथा के बारे में सब कुछ बताया है कुछ दिनों पहले, तो मैंने तभी से रिसर्च शुरू कर दी थी। हम लोग आज निचली कोर्ट में जाकर एक पीआईएल दायर करते हैं। इस पीआईएल को मैं तुम्हारे नाम से डाल रहा हूँ, मतलब कि तुम लक्ष्मी के लिए लड़ रहे हो। अब तक लक्ष्मी का वकील मैं बनूंगा, यानी तुम दोनों की इस पीआईएल के लिए मैं वकील बनूंगा। यदि कभी भी किसी भी तरह से समाज में ऐसी कोई प्रथा या मानवता के अधिकारों का हनन होता है, तभी पीआईएल को डाला जाता है। वो कोई भी डाल सकता है, ये तुम्हें पता है ना। पीआईएल डालना यानी याचिका को डालना किसी भी नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी आप किसी और के लिए लड़ सकते हैं। और यदि किसी सूरत में आपके पास वकील ना हो तो कोर्ट आपको वकील भी मुहैया करवाती है। पर यहाँ तेरा तो दोस्त है ही हमेशा तेरी मदद के लिए। तो चले अब कमर कस लेते हैं, क्योंकि भाई ये लड़ाई बहुत लंबी जाने वाली है। जिस तरह से तूने मुझे बताया कि तेरे पिता इसमें शामिल हैं, तो इसमें बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी ज़मींदार होंगे। उन पर हाथ डालना इतना आसान नहीं होगा, और तुम्हारे लिए भी कितना दुखदाई और कष्टदायक है मुझे पता है भाई। फिर भी तुम किसी आहत व्यक्ति के लिए अपने पिता से लड़ रहे हो, और यह देवदासी की प्रथा 6वीं 7वीं शताब्दी से चली आ रही है भाई। सुनकर कार्तिकेय की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कार्तिकेय बोल पड़ता है, और अब भी चल रही है मूर्ति, और इसे जड़ से निकाल कर खत्म करना होगा। जड़ से तो ये कब खत्म होगी पता नहीं, पर कम से कम मैं अपने गांव से इस प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहता हूँ मूर्ति। और मुझे बस इसमें तेरा हमेशा साथ चाहिए होगा। तो चिंता क्यों करता है कार्तिकेय, मैं हूं ना तेरे साथ। मूर्ति ने पीआईएल बहुत सोच समझकर टाइप कर रखी थी, जो अपनी बैग से खोलकर कार्तिकेय को बताई। कार्तिकेय ने बड़ी ध्यान से उसे पढ़ा और कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। लंबी सांस ली उसने। अब तुमने तैयार की है तो सही होगी, कार्तिकेय बोला। तो चलो कार्तिकेय, देर किस बात की। और दोनों कोर्ट जाने के लिए निकल गए। कोर्ट रूम जाकर मूर्ति ने पीआईएल यानी जनहित याचिका दाखिल की। पूरे केस का वहां विवरण दिया। कोर्ट रूम से उन्हें निर्देश मिली, जब आपकी तारीख आएगी तो आपको बुला लिया जाएगा। कार्तिकेय, तुम यहाँ ज़रा बैठो, तब तक मैं अपने दूसरे केस के बारे में अपने मुवक्किल से ज़रा बात कर लेता हूँ, मूर्ति बोला। कार्तिकेय के काफ़ी वक्त वहाँ बैठा रहा, इसी सोच में उसके गांव कुंडलिगे में क्या हो रहा होगा। अब तक तो उसके पिता अनंतनाग को पता चल गया होगा, शायद नीलवेणी भी पकड़ी गई होगी। यही सोचते सोचते अचानक मूर्ति वहाँ आ गया। क्यों भाई कार्तिकेय, किस दुनिया में खोए हुए हो? कुछ नहीं मूर्ति, बस वही गांव की बात। चिंता हो रही थी मुझे वहाँ की, लक्ष्मी की, अक्का नीलवेणी की। उसी ने तो लक्ष्मी को छुड़ाने में मेरी मदद की थी यार। अब तुम इतनी पुरानी प्रथा को नेस्त नाबूद करने चले हो भाई, तो इसमें बहुतों को बलिदान तो देना पड़ेगा। करीबन 5-6 घंटे उन्हें उसी कोर्ट परिसर में लग जाते हैं, और दोनों ही वहाँ से घर के लिए रवाना होते हैं। देवदासी चैप्टर 14। कार्तिकेय और मूर्ति दोनों ही पीआईएल दायर कर अपने घर के लिए निकलते हैं। अम्मा, हम लोग आ गए घर। ज़रा जल्दी से एक अच्छी कॉफ़ी बना दो यार, बहुत सरदर्द हो रहा है, मूर्ति बोला। हाँ मौसी, मैं भी पीऊँगा, आपकी बनी फ़िल्टर कॉफ़ी। ठीक है, तुम लोग बैठो तो सही, सांस ले लो, मैं बस अभी लाई तुम लोगों के लिए कॉफ़ी। मौसी, लक्ष्मी कहाँ है? कार्तिकेय ने पूछा। वो बेटा कमरे में ही है। बहुत बार मैंने उसे बुलाने की कोशिश की, पर वो कमरे के बाहर ही नहीं आ रही। मैंने सोचा शायद डरी होगी। नया नया माहौल है, इसीलिए उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे हम लोगों में घुल मिल जाए।
सही कहा मौसी, आपने उसकी दिमागी परिस्थिति भी फ़िलहाल ठीक नहीं है। आपको बताऊं मौसी, वो तो मुझ पर भी शक कर रही है। ढाबे पर हुई लड़ाई के बारे में कार्तिकेय ने सब कुछ मौसी को बता दिया। हे मुर्गन, बेचारी लक्ष्मी, बच्ची की रक्षा करना। कार्तिकेय, थोड़ा सब्र रखो बेटा। धीरे धीरे लक्ष्मी को हम सब पर भरोसा हो जाएगा। तुम लोग कॉफ़ी पीकर यही आराम करो, तब तक मैं किसी न किसी तरह से, किसी बहाने से लक्ष्मी को अपने एनजीओ ले जाती हूँ। शायद उस जैसी दूसरी लड़कियों को देखकर उसका मन बहल जाए और शायद तब उसे हम लोगों पर भरोसा हो जाए। कार्तिकेय का मन नहीं मानता और वो उठकर कमरे में लक्ष्मी को बुलाने जाता है। लक्ष्मी बुत बनी वहाँ पर ज़मीन पर बैठी होती है। कार्तिकेय उसी के पास ज़मीन पर जाकर बैठ जाता है। लक्ष्मी उसे देखकर कुछ नहीं बोलती, अपना मुंह खिड़की की तरफ घुमा लेती है और अपने हाथों से घुटने को खींचकर अपने आप को समेट लेती है। यहाँ अकेली क्या कर रही हो लक्ष्मी? थोड़ा बाहर तो आओ, राधा अम्मा के पास बैठो। ऐसे अकेले बैठने से तुम्हारा दुख और दर्द सिर्फ बढ़ेगा, ना कि कम होगा लक्ष्मी। मैं यही ठीक हूँ कार्तिकेय जी, लक्ष्मी बोली। देखो, आज मैंने तुम्हारे नाम से अपनी तरफ से कोर्ट जाकर जनहित याचिका दायर की है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें जिस कुप्रथा में धकेला गया है, जिस नर्क में तुम्हें धकेला गया है, उस प्रथा को ही हमें जड़ मूल से खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें कोर्ट का सहारा लेना होगा। और सबसे खुशी की बात यह है लक्ष्मी कि हमारे इस केस को लड़ने वाला मेरा दोस्त मूर्ति ही है, जो कि 1 भी रुपया ना लेकर तुम्हारे लिए मुफ्त में यह केस लड़ने वाला है। तुम्हें पता है लक्ष्मी, हम दोनों की जान को खतरा तो है ही, पर इसके साथ साथ मेरे दोस्त और उसकी अम्मा को भी ये खतरा आने वाले दिनों में झेलना होगा। अब तो हम पर भरोसा करो लक्ष्मी। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों में चमक सी आ गई और कुछ क्षण बाद उसके धीरज का बांध टूट गया और अपने सर को घुटनों में दबाकर उसकी आंखों का सैलाब फूट पड़ा। जोर जोर से रोने लग गई लक्ष्मी। जितनी अंदर ताकत थी उतनी जोर से रोने लग गई। दिल में भरे हुए उस शांत समंदर में एक कंकड़ गिर गया था, जिसने उसकी आत्मा को हिला दिया था। रोने की आवाज़ सुनकर राधा अम्मा और मूर्ति तेजी से कमरे में आए। मुझे माफ़ कर दीजिए कार्तिकेय जी, मैं दिल से आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। आपने और आपके दोस्त ने मेरे लिए इतना कुछ किया, पर मैं पगली ये समझ ही नहीं पाई। यहाँ तक कि आपने अपने पिता से मेरे लिए विद्रोह किया, मुझे भगाकर यहाँ ले आए। आपके सामने तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, फिर भी आपने अपना सब कुछ छोड़कर मुझे बचाने के लिए अपना घर गांव सब छोड़ दिया। बहुत तेज़ रोने की वजह से लक्ष्मी की सांसें अटक अटक कर आ रही थी और उसकी आवाज़ भी। उसका गला पूरी तरह से रूंध चुका था। हाथ जोड़कर कार्तिकेय के सामने झुक गई। मुझे माफ़ कर दीजिए कार्तिकेय जी, मुझे माफ़ कर दीजिए मूर्ति जी, राधा अम्मा। कभी इतना प्यार मुझे किसी ने नहीं दिया। तभी मैं बेवकूफ़ आपकी बातों पर यकीन नहीं कर पाई। लक्ष्मी लगातार रोते हुए बोले जा रही थी। राधा अम्मा नज़दीक जाकर लक्ष्मी को ज़मीन पर से उठाकर बिस्तर पर बिठाती हैं। लक्ष्मी के सर को अपने हाथों से सहलाते हुए कहती हैं, बस बच्चे बस, कोई बात नहीं। तुम जिस परिस्थितियों से आई हो वहाँ किसी पर भी भरोसा करना इतना आसान नहीं होता एक देवदासी के लिए। तुम्हारी मानसिक परिस्थिति भी ठीक नहीं थी, इसीलिए ऐसा होना लाजमी है, इसमें कोई गलत बात नहीं। तुम अपने आप को गुनहगार मत समझो मेरी बच्ची। इस बार कार्तिकेय चुप था, एक शब्द भी नहीं फूटा। उसकी आंखों से भी बिना उसकी इजाज़त के 2 आंसू लुढ़क कर कब नीचे आ गए उसे पता ही नहीं चला। मौन बना नीचे बैठा बस लक्ष्मी के हाव भाव देख रहा था। मूर्ति ने कार्तिकेय के पास जाकर उसके कंधे को सहलाया। भाई, तू तो सुपरमैन हो। पता है ना, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। बस इस दर्द को अपने अंदर ज्वाला बना ले तू। लक्ष्मी अभी भी सुबक रही थी और राधा अम्मा उसे चुप करा रही थी। तभी मूर्ति हंसता खिलखिलाता बोल पड़ता है, चलो अम्मा, इस बात पर अब दोबारा से एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाई जाए।
अच्छी बात है, लक्ष्मी की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। चलो बेटी, बाहर चलकर अच्छी सी कॉफ़ी बनाते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें एनजीओ ले जाती हूँ अपने, राधा अम्मा ने कहा। तभी हमेशा की तरह मूर्ति बीच में बोल पड़ता है, क्या हमें भी आमंत्रण है अम्मा? तुम्हें तो कुछ काम ही नहीं रहता क्यों, जो तुम्हें अब मेरे साथ एनजीओ भी चलना है? कोई ज़रूरत नहीं है तुम दोनों की वहाँ पर। तुम दोनों यहीं घर पर बैठो। बैठो क्यों, अच्छा सा खाना ही पका दो, ताकि हम दोनों घर आए तो हमें खाना तैयार मिले। बनावटी सा गुस्सा दिखाकर मूर्ति बोला, अम्मा ये तो बड़ी ज़्यादती हो गई। एनजीओ आने का पूछने के लिए इतनी बड़ी पनिशमेंट होगी अम्मा? मूर्ति के इस मजाक से कमरे में सभी हंसने लग जाते हैं लक्ष्मी के साथ। आज लक्ष्मी के साथ साथ कार्तिकेय का मन भी बहुत हल्का हो गया था, पर अंदर बेचैनी और डर बना हुआ था अपने पिता को लेकर। सभी बाहर हॉल में बैठकर कॉफ़ी का आनंद उठाते हैं। उसके बाद राधा अम्मा लक्ष्मी को लेकर अपने एनजीओ के लिए निकल जाती हैं। वही घर में कार्तिकेय और मूर्ति अपनी डाली हुई इस पीआईएल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं और कुछ डिस्कशन करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। दूसरी तरफ वही कुडलिगी गांव में नीलवेणी को जब होश आता है, अपने आप को अभी वो उसी घर में पाती है। एक कमरे में उसे बंद कर दिया जाता है। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। शायद इस हाल में भी उसके साथ गलत काम हुआ था। जगह जगह से उसके बदन से खून रिस रहा था, कोड़े पड़ने की वजह से। बाल बिखरे, सर भारी हो चुका था। गद्दे पर बिछाई हुई चद्दर से उसने अपने आप को ढांक लिया। बाहर से किसी के बोलने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। नीलवेणी चल तो नहीं पा रही थी अपने पैरों पर। अपने शरीर को घसीटते हुए दरवाजे के पास लाकर वहाँ कान लगाकर सुनने लगी। आवाज़ अनंतनाग सेठ की थी। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने आदमियों को आदेश दे रहा था, तुम लोगों ने सब तैयारी कर ली? जी सेठ। सारे कट्टे तलवार सब कुछ ले लो जीप में, और मुझे वो दोनों जिंदा या मुर्दा चाहिए। ये मत समझना कि कार्तिकेय मेरा बेटा है तो तुम उसे छोड़ दोगे। उसने मुझे धोखा दिया है। धोखा देने वाले को अनंतनाग कभी माफ़ नहीं करता। मेरा बेटा होकर भी मेरे खिलाफ चला गया। इसकी सज़ा तो उसे ज़रूर मिलेगी। मेरे बेटे होने का हक अब वो खो चुका है। अब वो सिर्फ एक दगाबाज है मेरे लिए, जिसने हमारे समाज के नीति नियमों का उल्लंघन किया है। और उस देवदासी को तो बालों से पकड़कर घसीट कर लाना मेरे पैरों में तुम। नीलवेणी अंदर से ये सब कुछ सुनकर उसका कलेजा जोर से धड़कने लगा। हे यलम्मा, न जाने अब क्या होने वाला है। उन दोनों की रक्षा करना माँ। यहाँ 5-6 मोटे मोटे पहलवान हुंकार करते हैं जाने के लिए। जी सेठ, आप कोई भी चिंता मत करिएगा, उन दोनों को तो नहीं छोड़ेंगे हम। आपने जो पता हमें दिया है उस जगह पर जाकर उन दोनों को खींच कर लेकर आएंगे, और उस देवदासी को तो बालों से पकड़कर आपके पैरों में झुका देंगे। ये कहकर वो सारे पहलवान बहुत सी तलवारें, डंडे, देसी कट्टे लेकर जीप पर बैठकर शहर के लिए निकल जाते हैं। अनंतनाग वही बैठा बैठा अपनी मूंछों को ताव दे रहा था और उन्हें जाते हुए देख रहा था, और एक निर्दयी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आती है। क्या अनंतनाग सेठ के आदमी लक्ष्मी और कार्तिकेय को ढूंढ पाएंगे? जानने के लिए बने रहें मेरे इस उपन्यास देवदासी के साथ, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।